हेलो एवरीवन, दिस इज राज सर और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ओके, तो जो ये चैप्टर है ये है यूनिट 8 का और इसका नाम क्या है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें हम देखने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज और इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, जो माइक्रोब्स हैं तो इनका हार्मफुल इफेक्ट देखने वाले हैं, है ना। और एक और चैप्टर हमारा चैप्टर 10, तो इसमें हम इसके बेनिफिशियल इफेक्ट देखेंगे। तो माइक्रोब्स क्या होते हैं, जिनका डायमीटर 100 माइक्रोएम से क्या होता है, कम होता है, उसको हम माइक्रोब्स कहते हैं। इसी को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, हेलमिंथेस, तो ये सारे ही क्या हो जाएंगे आपके माइक्रोब्स। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ। ओके, तो ह्यूमन हेल्थ देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टर्म हेल्थ। तो जो हेल्थ टर्म है, तो हेल्थ टर्म इज अ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज बाय एवरीबडी। सभी लोग इसका यूज कर रहे हैं हेल्थ टर्म का। लेकिन अगर हम हेल्थ की डेफिनेशन की बात करें तो हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिसीज। अगर हमको कोई बीमारी नहीं है या फिजिकल फिटनेस है तो उसको हम हेल्दी बोल सकते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल मीन्स ये नहीं है। अगर हमको हेल्दी रहना है तो हेल्दी रहने के लिए हमको कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग रहना चाहिए, तभी इसको हम हेल्दी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको कोई बीमारी नहीं है तो हम उसको हेल्दी कहेंगे, नो, दिस इज नॉट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। फिर उसके बाद आता है हमारा पॉइंट हेल्थ। तो हेल्थ के रिगार्डिंग एक साइंटिस्ट आए थे, तो उनका नाम क्या है, हिप्पोक्रेट्स। ओके, हिप्पोक्रेट्स, तो ये हमारे साइंटिस्ट आए थे, तो इन्होंने कहा है, अच्छा, इनको हम फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं या फिर गॉड ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं, किसको, हिप्पोक्रेट्स को। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम पहले क्या था, अगर हिप्पोक्रेट्स की बात करें तो हिप्पोक्रेट्स ने बताया इंडियन आयुर्वेद सिस्टम ऑफ मेडिसिन, या जो ये इंडियन आयुर्वेद सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये दावा करता है कि अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के कारण हमारी बॉडी में जो ह्यूमर है ये क्या रहते हैं भाई, बैलेंस रहते हैं। मतलब हेल्थ इज टू बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर। अच्छा, ह्यूमर क्या होते हैं, ह्यूमर एक तरह के क्या होते हैं भाई, फ्लूइड होते हैं। अगर ये बैलेंस है तो हम बोलेंगे हम हेल्दी हैं, और अगर ह्यूमन बैलेंस नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, अपने आप को हेल्दी नहीं बोलते, मतलब हम हो जाएंगे क्या, अनहेल्दी बोल जाएंगे। तो जो ह्यूमर है तो इसके रिगार्डिंग एक हाइपोथेसिस भी दी गई थी, इसको हम बोलते हैं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ओके, तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, तो इन्होंने कहा कि हमारे अंदर क्या होता है, ब्लैक वाइल होता है, हमारे अंदर क्या होता है, ब्लैक वाइल होता है, और जिसके अंदर ब्लैक वाइल रहेगा उसकी पर्सनालिटी क्या रहेगी, हॉट रहेगी, और उसको थोड़ा सा फीवर रहेगा, मतलब किसकी अपेक्षा, दूसरों की अपेक्षा। ये इन्होंने कहा था, किसने, हिप्पोक्रेट्स ने। लेकिन इसके बाद फिर दूसरे साइंटिस्ट आए। ओके, कौन, विलियम हार्वे। इनके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए विलियम हार्वे, और विलियम हार्वे जो थे इनको हम क्या बोलते हैं भाई, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया था, इस कॉन्सेप्ट को डिस्प्रूव कर दिया था। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डिस्प्रूव कैसे, क्योंकि इन्होंने थर्मोमीटर का यूज़ किया था, एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज़ किया, जिसमें उन्होंने थर्मोमीटर को लिया, और थर्मोमीटर ऐसी डिवाइस होती है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करती है, डिनोट करती है या बताती है। ओके, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस। तो विलियम हार्वे ने कहा, इन्होंने देखा कि जो ब्लैक वाइल वाले जो पर्सन थे, तो इनका शरीर का जो टेम्परेचर था वो तो नॉर्मल था, इन्होंने ये देख लिया था। और जैसे इन्होंने ये बताया तो जो आपकी गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी वो क्या हो गई, आपकी फेल हो गई है। इसी को हम बोलेंगे कि इन्होंने उसको डिस्प्रूव कर दिया। जबकि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ने ये बताया था कि जैसे कोई पर्सन रहेगा और इसके अंदर अगर ब्लैक वाइल है, और ब्लैक वाइल अगर इसके अंदर है तो ये जो पर्सन ये क्या होगा, आपका हॉट पर्सनालिटी वाला होगा। लेकिन इन्होंने उसको प्रूव कर दिया, तो जबकि इसके अंदर ब्लैक वाइल था लेकिन ये हॉट पर्सनालिटी वाला नहीं था, मतलब इसको फीवर नहीं था। तो इसकी वजह से ये जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी तो ये क्या हो गई, आपकी फेल हो गई। अच्छा, दो टर्म और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम हाइपोथेसिस की बात करें इसको हम परिकल्पना बोलते हैं, है ना। तो अगर ये प्रूव्ड नहीं हुई तो उसको हम बोलेंगे हाइपोथेसिस, और अगर ये प्रूव्ड हो गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, थ्योरी। जैसे कि सपोज दैट आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं अभी, तो 12th क्लास में आपने सोचा कि हमको 90% लाना है, तो 90% अभी लाया थोड़ी ना। तो अगर अभी आप 90% लाने का सोच रहे तो ये हो जाएगी आपकी हाइपोथेसिस,
और जिस दिन 90% लाके आपने प्रूव कर दिया तो फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, थ्योरी बोल देंगे। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, इन लेटर ईयर, मतलब कुछ वर्षों बाद जो बायोलॉजिस्ट है या बायोलॉजी ने बताया, बायोलॉजी ने क्या बताया कि जो हमारा माइंड रहता है, जो हमारा दिमाग रहता है, तो दिमाग में क्या है, न्यूरल सिस्टम भी है और एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे हमारा ब्रेन है। ओके, ये हमारा क्या है, ब्रेन। तो ब्रेन की बात करें तो इसमें दो सिस्टम, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, तो ये दोनों सिस्टम हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन काम करते हैं। ओके, तो ये दोनों सिस्टम किसके द्वारा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस थ्रू न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंड अगर हम इसकी बात करें तो ये दोनों मिलकर किसको मेंटेन करेंगे, हमारे इम्यून सिस्टम को। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम मेंटेन है तो हमारा हेल्थ भी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। इम्यून सिस्टम मेंटेन होने के कारण हमारा जो हेल्थ है वो भी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। और इस प्रकार माइंड और मेंटल स्टेट हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। मतलब ये कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम मेंटेन नहीं है तो हमारा जो स्वास्थ्य रहेगा या हेल्थ रहेगा तो ये भी मेंटेन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स के थ्रू हमारी बॉडी में जाते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर दो तरह के केमिकल्स निकालते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक को हम बोलेंगे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा, ये निकलते कब है सर? तो जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, जब हम क्या सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमारे अंदर ये पॉजिटिव वाले हार्मोन्स निकलते हैं। और जब हम दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारे अंदर ये इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं तो वो निकलते हैं, है ना। तो सोच भी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग और वीक बनाती है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनेगी, अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो क्या बनेगी, कमज़ोर बनेगी। और आपको पता ही है कि जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी ये अपन टॉपिक देखेंगे भी कि जो हमारी इम्यूनिटी होती है तो ये हमारे इम्यून सिस्टम की एक ऐसी पावर होती है जो क्या करता है कि सपोज दैट अगर ये बैक्टीरिया है ना, ये क्या है आपका बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया अगर हमारी ह्यूमन बॉडी में एंटर किया तो इसको सबसे पहले कौन किल करेगी, हमारी इम्यूनिटी, है ना। इम्यून सिस्टम इसको क्या कर देगा, किल कर देगा। ओके, तो हमें कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती इसके लिए, हमारा इम्यून सिस्टम ही काफ़ी है। लेकिन अगर हमने अपने इम्यून सिस्टम को ही कमज़ोर कर लिया तो ये कहाँ से काम करेगा। फिर अब आता है हमारा टॉपिक हेल्थ अफेक्टेड बाय। तो हमारा हेल्थ कैसे अफेक्टेड होता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना LIG। ओके, LIGHT लाइट ध्यान रख सकते हो। ओके, तो L का मतलब क्या होता है, लाइफ स्टाइल, I का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन, और G का मतलब क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर। लाइफ स्टाइल की बात करें तो लाइफ स्टाइल ने भी हमारे हेल्थ को अफेक्टेड किया है ना, जैसे कि फूड, वाटर, वी टेक कॉन्टामिनेटेड एंड रेस्ट, एक्सरसाइज हैबिट्स। ओके, तो ये सारी हैबिट्स हम खो चुके हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं, है ना, और आए दिन पिज्ज़ा, बर्गर, ये ऑयली थिंग्स खाते, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी हेल्थ को क्या करता है भाई, नुकसान पहुंचाता है। तो इसकी वजह से हमको इन्फेक्शन हो जाता है। या जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें तो जेनेटिक डिसऑर्डर वह होते हैं जो माता पिता से, उनके पेरेंट्स से उनके बच्चों में पहुंचते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना। जैसे कि चाइल्ड को जन्म से ही फ्रॉम द बर्थ अपने पेरेंट्स से इनके जो बच्चों में जो कैरेक्टर गए, इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेड डिफेक्ट, है ना। इसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये भी हमारे हेल्थ को क्या करते हैं भाई, बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं। तो ट्रिक है आपकी GIT। ओके, GIT ध्यान रख सकते, सॉरी LIG। ओके, LIG। अब उसके बाद देखते हैं इसके बेनिफिट क्या है। अगर हम हेल्थी रहते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट है ना। तो बहुत सारे आपको पता ही होगा। व्हेन पीपल आर हेल्दी, अगर वो हेल्दी है तो मोर इफिशिएंट वर्क, अच्छे से काम कर पाएगा, ज़्यादा काम कर पाएगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, या इससे आर्थिक क्षमता बढ़ेगी, इंक्रीज लॉन्गिटिविटी ऑफ अ पीपल एंड डिक्रीज इन्फेंट मैटरनिटी मोर्टिलिटी रेट, है ना। तो इससे हम ज़्यादा उम्र तक जिएंगे। दूसरी बात यह कि सपोज दैट अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है और ये प्रेगनेंसी को अचीव करती है, जब पार्चुएशन होगा तो जब ये इसका जो बच्चा होगा तो इसको भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और जो माँ रहेगी तो इसको भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कहने का मीन्स ये कि जो बेबी रहेगा
तो इसकी जो डेथ रेट रहेगी वो क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो गए ना। फिर देखते हैं हम हेल्थ इज मेंटेन बाय। अब हेल्थ को मेंटेन कैसे रखा जाए हमको ये देखना है। तो सबसे पहले अपन को अच्छा खाना खाना है ना, सैलेड लेना है, ड्राई फ्रूट लेना है ना। तो बैलेंस डाइट को भी मेंटेन करना है। दूसरी बात, हमको रोज नहाना है, पर्सनल हाइजीन करना है ना, साफ सफाई से रहना है, कपड़े जो आपके वो प्रॉपरली साफ पहनना है, ऐसा नहीं कि 5 दिन से वही कपड़े पहन रहे हो, है ना। रेगुलरली एक्सरसाइज करना है, रोज एक्सरसाइज करना है, ताकि हम अपनी हेल्थ को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। तो योगा की बात करें, योगा, तो योगा भी क्या है आपका बहुत प्राचीन, अति प्राचीन काल से चला आ रहा है। या अगर हम योगा डे की बात करें तो इंटरनेशनल जो योगा डे होता है ये हम कब मनाते हैं, 21 जून को, है ना। तंबाकू डे की बात करें तो 21 मई को मनाते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात करें तो 5 जून को मनाते हैं। पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को, ओजोन डे 16 सितंबर को, है ना, और एड्स डे 1 दिसंबर। तो योगा के द्वारा हम फिजिकल और मेंटल दोनों को हम अचीव कर सकते हैं, दोनों फिटनेस को हम क्या कर सकते हैं भाई, अचीव कर सकते हैं, है ना। जैसे कि फिजिकल तो आपको पता है भाई जिम करके, लेकिन मेंटली की बात करो, फिजिकल, दोनों ही हम किससे अचीव कर सकते हैं, योगा से। तो योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज टू बेनिफिशियल रोल इन आवर बॉडी। ओके, अब नीड टू नो, क्या आप जानते हो कि अगर हम WHO की बात करें, ओके, तो WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एस्टेब्लिश कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा, है ना, जिनेवा स्विट्जरलैंड। फिर वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है भाई, 7 अप्रैल को मनाया जाता है ना। अब दूसरा टॉपिक आता है हमारा NCERT का, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो अभी तक जितना भी अपन ने टॉपिक किया लाइन टू लाइन मिला होगा आपको NCERT में, तो इसको अपन रीड कर लेंगे सबसे पहले। अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। ओके, तो व्हेन वन और मोर ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर एडवर्सली अफेक्टेड एंड कैरेक्टर वेरियस साइन एंड सिम्टम्स। कहने का मीन्स ये कि सपोज दैट एक ये टिंकू है, ओके, तो इसके एक से ज़्यादा ऑर्गन जब अफेक्ट हो जाते हैं तो इनसे कुछ सिम्टम्स दिखाई लगते हैं, है ना, सिम्टम्स और साइन दिखाई देने लगते हैं, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, डिसीज बोल देंगे, है ना। जब कोई व्यक्ति में साइन और सिम्टम्स नजर आए तो उसको हम बोलते हैं डिसीज। अच्छा, सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण इसको बोलते हैं जो हम बताते हैं डॉक्टर को। जब साइन क्या होते हैं तो इनको हम देखते हैं, संकेत होते हैं जो दिखाई देते हैं, जो दिखाई देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, साइन कहते हैं, और जो डॉक्टर को हम बता देते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सिम्टम्स बोलते हैं। जैसे कि हमको फीवर आया, है ना, फीवर आया भाई, ये दिखाई दे रहा, मतलब ये कि बॉडी का टेम्परेचर आपका बढ़ रहा, हाई फीवर है ना, तो ये साइन है। लेकिन सिम्टम्स की बात करें, अब हेडेक आया, सिर दर्द हो रहा, स्टमक पेन हो रहा, कॉन्स्टिपेशन हो रहा, है ना, तो ये सारा किस में आ जाएगा, आपका सिम्टम्स में आ जाएगा। अब डिसीज को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। डिसीज की बात करते हैं उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला तो जेनेटिक डिसीज, दूसरा क्या होता है आपका, एक्वायर्ड डिसीज। जेनेटिक वह होता है, ऐसी को हम कंजेनाइटल बोलते हैं, जो जन्म के पहले से प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक। और एक्वायर्ड की बात करें तो जन्म के बाद जो हमको आफ्टर बर्थ हमने डेवलप किया या हमको गेन हुआ, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड बोलेंगे। अब ऐसी बीमारी भी, जेनेटिक जो डिसऑर्डर है ये भी हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ये हम प्रॉपर्ली रीड करेंगे, अपना एक चैप्टर है तो उसमें हम पूरा ये रीड करेंगे। फिर यहाँ पर अपन बात करें एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ, ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति ने अपने इन्वायरमेंट से प्राप्त की, तो ऐसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड डिसीज। अब ये भी 2 तरह की होती हैं, इन्फेक्टुअस हो सकती हैं या फिर नॉन इन्फेक्टुअस हो सकती हैं। इन्फेक्टुअस को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज। इन्फेक्टुअस को हम क्या बोलते हैं भाई, कम्युनिकेबल, और नॉन इन्फेक्शस को नॉन कम्युनिकेबल, है ना। कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि जो एक पर्सन से, जैसे एक इन्फेक्टेड पर्सन है, ये क्या है इन्फेक्टेड, तो इस पर्सन से इस वाली पर्सन में क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। तो इन्फेक्टेड पर्सन से जब कोई बीमारी हेल्दी पर्सन में चली जाती है तो ऐसी बीमारी को हम बोलते हैं इन्फेक्टुअस डिसीज। और ऐसी बीमारी जो इन्फेक्टेड पर्सन से किसी पर्सन में, हेल्दी पर्सन में नहीं फैलती है, तो ऐसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्टुअस डिसीज कहते हैं। ओके,
तो इन्फेक्टुअस में भी दो तरह की आती है ना। जो इन्फेक्टुअस है, जो कम्युनिकेबल डिसीज है, तो इसमें भी 2 टाइप की डिसीज आती हैं। एक को बोलते हैं हम कॉन्टाजियस, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टाजियस डिसीज। ओके, तो कॉन्टाजियस डिसीज की बात करें तो ऐसी डिसीज जो कॉन्टैक्ट में आने से फैलती हैं। जैसे 2 पर्सन है ना, 2 पर्सन है तो ये कॉन्टैक्ट में आ रहा है, एक दूसरे से हाथ मिला रहा है तो इनको फैल जाएगी, तो इसी को हम बोलेंगे कॉन्टैक्टुअस डिसीज। लेकिन ऐसी बीमारी जो कांटेक्ट में आने से नहीं फैलती है तो उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टाजियस डिसीज। ये किसके थ्रू, ये वेक्टर के थ्रू फैलती है। किसके थ्रू फैलती है, वेक्टर। जैसे कि मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, एड्स, तो कहीं ना कहीं ये कि इनका एक माइक्रोब्स रहेगा। ओके, और जो माइक्रोब्स रहेगा तो वेक्टर का काम करेगा, मतलब ये हाथ मिलाने से नहीं फैलेंगी, ये वेक्टर वॉर्न डिसीज होती हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका। तो हमने डिसीज को भी 2 टाइप से यहाँ पर क्लासीफाई कर लिया। क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज है ना, जो कि मैंने अभी बताया, कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड डिसीज। और डिसीज की बात करें तो कंजेनाइटल वही है जो जन्म की पहले होती है, एक्वायर्ड वह है जो आफ्टर बर्थ होती है। इसमें एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया एंड डायबिटीज एंड फिनाइलकीटोनुरिया। अगर आफ्टर बर्थ की बात करें तो इसमें 2 तरह की, इन्फेक्टुअस इसको और नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्टुअस है ना। तो इन्फेक्टुअस जो डिसीज होती है तो ये माइक्रोब से होती है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरियल है ना, प्रोटोजुअल, फिर उसके बाद हेलमिंथेस एंड फंगल डिसीज। फिर नॉन इन्फेक्टुअस की बात करें तो ये कोई इन्फेक्शन से नहीं फैलती है, जैसे कि डीजनरेटिव डिसीज, जैसे कि हमको हार्ट डिसीज हो गया, या फिर हमको कोई डेफिशिएंसी डिसीज की बात करें, विटामिन की कमी से, हार्मोन्स की कमी से, तो ये इसका भी हो जाएगा है ना। एलर्जी की बात करें है ना, तो ये हो सकता है। कैंसर की बात करें तो ये हो सकता है। जेनेटिक डिसीज की बात करें जैसे कि हीमोफीलिया, तो ये भी कहीं ना कहीं हमको जो फैक्टर है तो उनकी कमी से हुई। सोशल डिसीज की बात करें जो समाज में रह के हम जो सीख जाते हैं बीमारी है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं सीखते ही बीमारी है ना। ड्रग्स एडिक्शन, नशे का शिकार होना, नशे की लत होना है ना, या फिर मैकेनिकल डिसीज। तो इतने तरह की अपन ने डिसीज देखी। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन के आधार पर डिसीज का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर हम देखने वाले हैं 4 टाइप ऑफ माइक्रोब्स। ओके, तो बैक्टीरियल है ना, सेकंड हम देखेंगे वायरल, फिर उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड तो प्रोटोजोअन्स, और फोर्थ की बात करें तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका हेलमिंथेस। तो इनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले कॉमन है आपका कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। तो एयर की बात करें, एयर कहे तो ड्रॉपलेट, एरोसॉल के द्वारा जो बीमारी आपको फैलेंगी है ना। ऑब्जेक्ट बॉर्न जैसे कि पेंसिल, नोब, इनके द्वारा जो फैलती है जो बीमारी। तो सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आता है आपका निमोनिया और डिफ्थीरिया। ओके, तो इसको हम डिटेल में जानेंगे, निमोनिया क्या होता है अभी बताऊंगा आपको। वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो आपका कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स। ओके, फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से कौन कौन सी बीमारी फैलती है, टिटेनस है ना जो बैक्टीरिया से होता है, स्मॉल पॉक्स जो भी क्या होता है आपका वायरस से होता है, वेरिसुला जोस्टर वायरस है ना, क्लॉस्ट्रिडियम टिटोनी। फिर कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, तो ये टाइफॉइड, डिसेंट्री। वायरल की बात करें तो पोलियो है ना, अमीबेसिस, प्रोटोजोन से, एस्क्रिसिस, हेलमिंथेस से। फिर इंसेक्ट बॉर्न या वेक्टर बॉर्न की बात करें तो इस प्लेग आ जाएगा, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिसिस है ना। बॉडी फ्लूइड की बात करें तो ये सिफिलिस है ना, और एड्स भी फैलता है, ट्राइकोमोनेसिस होता है। तो ये सीधी बात ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। कहने का मीन्स ये कि इनके द्वारा ये बीमारी आपको फैल सकती है। तो किस किस में फैल सकती है, आई थिंक आपको पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं वेक्टर। तो वेक्टर की बात करें तो वेक्टर क्या होता है, तो ट्रांसमिट डिसीज। वेक्टर क्या है, ट्रांसमिट डिसीज। और जो वन ऑर्गेनिज्म से अनदर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है भाई, फैल जाता है। जैसे कि अगर हम फीमेल एडिस मॉस्किटो की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका वेक्टर, जो क्या करेगा, डेंगू को फैलाएगा है ना। तो ये मच्छर जाएगा, इस मच्छर ने पहले किसी पर्सन को काटा है ना, और उसके बाद ये फिर और किसी पर्सन को बाइट करेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ये डेंगू आपको फैल जाएगा। चिकनगुनिया की बात करें या फिर एनाफ्लीज मॉस्किटो की बात करें तो ये क्या करता है, आपको मलेरिया फैलाता है।
तो सर ये बताओ फिर जब ये फैल तो रहा लेकिन इसको हम रोकने के लिए क्या करें, है ना, रोकने के लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका है रोकने के लिए, सबसे पहले क्या करो, अगर हमको बीमारी को या जो इन्फेक्शियस डिसीज है ये हमारे अंदर हो रही हैं और इनको हमको रोकना है, कैसे बीमारी ना हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा पैरामीटर से आपका पर्सनल हाइजीन। हमको सबसे पहले अपनी साफ सफाई करना है। मतलब कैसे सर, बॉडी को क्लीन रखना है ना, कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल एंड फूड, है ना, तो ये साफ स्वच्छ हमको खाना खाना है। दूसरी बात, पहले तो खुद की साफ सफाई कर ली, दूसरी बात पब्लिक हाइजीन, है ना। पब्लिक हाइजीन में क्या जाएगा, जैसे कि पता चला कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर पानी भरा है ना, वाटर का रिजर्वायर है, पूल भरा है, तो हमको उसको क्लीन करवाना है, साफ करवाना है, उसको डिसइंफेक्शन करवाना है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा एंड डीकंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो हमको गंदा पानी या कॉन्टामिनेटेड वाटर जो वाटर है इसको नहीं पीना है। फिर अवॉइड क्लोज कांटेक्ट। क्लोज कांटेक्ट हमको, जैसे कि कोई इन्फेक्शन वाला पर्सन है तो इसके कांटेक्ट में नहीं आना। कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन बिलोंगिंग टू द शुड बी अवॉइडेड, है ना। जैसे ये रामू है, अब पता चला भाई कि रामू को कोई इन्फेक्शन है और हम इसके रोज कांटेक्ट में आ रहा है तो ये इन्फेक्शन हमको ही पहुंच जाएगा, तो हमको ऐसा नहीं करना, हमको कुछ टाइम के लिए इससे अवॉइड करना है, दूर रखना अपने आप को बचा के। फिर कंट्रोल वेक्टर एंड देयर ब्रीडिंग प्लेस। अब जहाँ पर ये वेक्टर बन रहे तो उनको हमको समाप्त करना है या फिर उसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। जैसे कि मच्छर बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, मच्छरदानी का यूज करेंगे, मतलब मॉस्किटो नेट का यूज करेंगे, या फिर क्या करेंगे जहाँ पर ये अपना निवास बनाए हैं, जहाँ पर ये रुके हुए पानी में रहते हैं तो वहाँ से पानी को हम अलग कर देंगे। जैसे अवॉइड स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, मतलब रुके हुए पानी में ये मच्छर पनपते हैं तो उसको हम साफ करेंगे अराउंड द रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पर हम रहते हैं। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस एंड कूलर, ओल्ड कूलर, तो जैसे कि कूलर में पानी भरा रहता है तो वहाँ पर ये मच्छर आते हैं तो इसको हमको रोज साफ करते रहना चाहिए 2-3 दिन में। और डोर एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विथ अ वायर मेश, तो यहाँ पर जो दरवाजे रहते हैं, आपकी जो खिड़की रहती है, तो यहाँ पर हमको जो मच्छर वाली जो जाली आती है ना तो उसको लगाना चाहिए ताकि यहाँ पर मच्छर एंटर ना करें। या फिर एक मछली आती है उसका नाम है गंबूसिया, क्या नाम है उसका, गंबूसिया। तो गंबूसिया एक फिश आती है तो इसको हम लोग जहाँ पर पानी भरा है तो वहाँ पर इसको डाल देना चाहिए। तो ये क्या करती है, मच्छर के लार्वे को खाती है, और जब मच्छर का लार्वा ही नहीं रहेगा तो जो मच्छर है तो ये बड़ा बन के आपका क्या बनेगा, मॉस्किटो बनेगा, है ना, जो मॉस्किटो है तो ये लार्वा को ही खा लेगी तो मॉस्किटो का जन्म नहीं होगा। या फिर हमको क्या करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड, या फिर जो स्वैम्प है, ड्रेनेज एरिया, तो यहाँ पर हमको इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना चाहिए, छिड़कना चाहिए ताकि यहाँ पर मच्छरों को या और जो पॉजिटिव एजेंट है इनको फिनिश किया जा सके। ओके, तो आई थिंक आप ये समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं बैलेंस डाइट। हाँ, ये बैलेंस डाइट अपन देख चुके हैं और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आपकी जो बीमारी आती है बैक्टीरियल डिसीज। ओके, तो बैक्टीरियल डिसीज में हमको 2 तरह की बीमारी पढ़ना है, एक को हम बोलेंगे टाइफाइड और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, निमोनिया। तो टाइफाइड क्या है, तो जो टाइफाइड है ये होती है आपकी साल्मोनेला टाइप बैक्टीरिया से। अगर हम निमोनिया की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से ये होती है। अच्छा, जो टाइफाइड रहता है तो टाइफाइड में क्या यूज करते हैं अपन, विडाल टेस्ट। टाइफाइड में क्या यूज करते हैं, विडाल टेस्ट। तो सर जो टाइफाइड है ये हुआ तो ये किससे, साल्मोनेला बैक्टीरिया से हुआ। ओके, तो ये जो बैक्टीरिया है तो हमारे अंदर ये क्या क्या करता है, इसके सिम्टम्स क्या है, हमको कैसे पता चलेगा कि हमको टाइफाइड हुआ। तो सबसे पहले बात, जब हमको टाइफाइड हो जाएगा तो हमारे अंदर फीवर आ जाएगा, कितना, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37, लेकिन ये बुखार आ जाएगा हमको। या फिर हमारे पेट में दर्द होगा, हमको कमजोरी आ जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, सिर दर्द करेगा, भूख नहीं लगेगी, है ना। तो ये सारे सिम्टम्स है किसके, टाइफाइड के। इन सीवियर केसेस इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर, है ना। तो किसी केस में तो हमारी जो इंटेस्टाइनल होती है यहाँ पर पोर हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड निकलने लगता है और जिसकी वजह से हमारी क्या होती है, डेथ हो जाती है। फिर इसमें सर ऑर्गन कौन कौन से अफेक्ट होंगे, तो इसमें आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अदर ऑर्गन अफेक्ट हो सकते हैं। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या, देखो जैसे ये ब्लड है, सपोज दैट ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये क्या है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये ऐसा ही है। अब यहाँ पर ये साल्मोनेला बैक्टीरिया था, चलो यहाँ पर आपका ये साल्मोनेला बैक्टीरिया है, तो ये क्या करेगा, ब्लड के थ्रू
एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में क्या करेगा, माइग्रेट करता जाएगा, है ना। तो ये लिखा है कि माइग्रेट थ्रू द ब्लड वन ऑर्गन टू नेक्स्ट ऑर्गन, तो ये टाइफाइड हो जाएगा। अच्छा, जो टाइफाइड हुआ था तो ये किसने किया था, तो एक फीमेल थी, उसका नाम था मैरी मिलन। क्या नाम था उसका, मैरी मिलन। और जो मैरी मिलन थी तो ये प्रोफेशन इनका जो था ये कुक था, मतलब ये खाना बनाती थी, है ना। एक रेस्टोरेंट में क्या करती थी, खाना बनाती थी। तो क्या हुआ कि जब इनका रेस्टोरेंट अच्छा चलता था भाई, तो बहुत सारे लोग इनके रेस्टोरेंट में क्या करते थे, खाना खाने आते थे। तो ये क्या करती थी, खाने को चखती थी और उसी को फिर खिलाती थी। तो उसकी वजह से जब ये लोग खाना खा रहे थे तो ये बीमार होते जा रहे थे। तो ये सभी लोग कहाँ गए, डॉक्टर के पास गए। अब डॉक्टर ने पूछा कि ये सभी लोग एक साथ बीमार हो रहे हैं तो कारण क्या है। तो डॉक्टर ने इनसे पूछा कि तुम लोग कहाँ जाते हो, तो इन्होंने कहा कि हम तो मैरी मिलन के रेस्टोरेंट पर खाना खाने जाते हैं। तो फिर डॉक्टर ने जब मैरी मिलन को चेक कराया तो ये टाइफाइड की कैरियर निकली। तो इसी वजह से इनको हम जब से टाइफाइड मैरी के नाम से भी जानने लगे। ओके, और इन्होंने ही क्या किया था, स्प्रेड किया था टाइफाइड थ्रू द फूड सी प्रिपेयर्ड, है ना। तो भोजन के थ्रू इन्होंने एक से बहुत सारे लोगों में टाइफाइड कर दिया था। तो तभी से हम टाइफाइड मैरी के नाम से भी जानने लगे। तो ये आपके टाइफाइड की कहानी थी। दूसरा था आपका निमोनिया, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। तो सर जो निमोनिया होता है तो इसमें कौन से ऑर्गन हमारे अफेक्ट होते हैं, तो इसमें मेनली हमारा अफेक्ट क्या होता है, लंग्स। मेनली क्या अफेक्ट होगा आपका, मेनली लंग्स होगा। तो सर लंग्स की बात करें तो लंग्स में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो एल्वुलाई रहती है लंग्स में, तो एल्वुलाई में क्या होता है, यहाँ पर पानी भर जाता है। जैसे देखो हमारे अंदर मिलियंस ऑफ एल्वुलाई होते हैं। जैसे एक एल्वुलाई की बात करें तो यहाँ पर क्या भर गया भाई, फ्लूइड भर गया। एल्वुलाई में क्या भर गया, फ्लूइड। अब आप खुद बताओ, जो एल्वुलाई है तो इसका काम ये है कि ये प्रॉपरली O2 यहाँ पर आएगी और O2 के बाद इसको हम टिश्यू में भेज देंगे। लेकिन यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया तो O2 यहाँ पर प्रॉपरली नहीं आ पाएगी, या फिर हमको सांस लेने में क्या हो जाएगी, डिफिकल्टी हो जाएगी। तो लिखा है प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन ड्यू टू फ्लूइड फिल्ड एल्वुलाई। फ्लूइड भर जाने के कारण हमको सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है और इसकी वजह से हमको फीवर आता है, चिल्स, ठंडी लगेगी, कफ एंड हेडेक। तो ये भी इसके क्या है, कारण है। एंड इन सीवियर केसेस हमारे लिप्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे लिप्स होते हैं और फिंगर ऑफ नेल, तो लिप्स एंड फिंगर ऑफ नेल्स ये ग्रे टू ब्लूइश कलर के होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो हमारे लिप्स होते हैं, ऑट होते हैं, और जो हमारी नेल की फिंगर होती हैं ये ग्रे से ब्लूइश कलर की हो जाती है, किसमें, निमोनिया में। ओके, तो ये पन्ने निमोनिया भी देख लिया। अब हम देखते हैं वायरल डिसीज। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन वायरल डिसीज। तो वायरल डिसीज में हम जानेंगे एक ही हमारी बीमारी है, कॉमन कोल्ड। ओके सर, कॉमन कोल्ड क्या होता है, कॉमन कोल्ड को हम बोलते हैं सर्दी जुकाम। क्या बोलते हैं इसको हम, सर्दी जुकाम, है ना। ये कॉमन कोल्ड है आपकी सर्दी जुकाम। और जो सर्दी जुकाम होता है ये होता है आपका राइनो वायरस से। राइनो वायरस क्या करेगा, हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगा और इसकी वजह से हमारा नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज क्या होता है, अफेक्ट। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन आता है, क्या इससे हमारा लंग्स भी अफेक्ट होता है, तो नहीं होता है, इससे हमारा लंग्स अफेक्ट नहीं होता है। ओनली नाक और संबंधी जो रेस्पिरेटरी पैसेज रहता है वो हमारा अफेक्ट हो जाता है, लेकिन लंग्स लिखा भी होगा यहाँ पर। कॉमन कोल्ड डज नॉट इन्फेक्ट लंग्स, ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करती है। और इसका देखो जो सिम्टम्स रहता है, लक्षण भी रहता है, तो बहुत कम डेज तक, 3 to 7 डेज के बाद ये अपने आप डिसअपियर हो जाता है। सर इसके सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स बताइए। तो सिम्टम्स की बात करें तो नेजल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज, है ना, नाक बैठ जाती है, इनसे म्यूकस निकलने लगता है जिसको हम नाक आना बोलते हैं, है ना। गले में थोड़ा सा खिसखिस होने लगती है, हॉर्सनेस लाइक वॉइस प्रोड्यूस होने लगती है, कफ हो जाता है, हेडेक भी होता है और टायर्डनेस, हमको थकान भी होती है। तो ये सारे वायरल डिसीज या कॉमन कोल्ड के क्या है, हमारे सिम्टम्स हैं। तो वायरस से हमारी एक ही डिसीज थी। अच्छा, दूसरा क्या है अपना, एड्स है, तो उसको मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्टेज में। अब थर्ड देखते हैं अपन क्या, हेलमिंथिस डिसीज। ओके, तो हेलमिंथिस डिसीज में हमारी दो बीमारी आएंगी, एक तो एस्केरियासिस और दूसरा आ जाएगा आपका एलिफेंथियासिस, है ना। तो एस्केरियासिस क्या होता है, इसको भी देखने वाले हैं। तो एस्केरियासिस जिस पैथोजन से होता है उसको हम बोलते हैं एस्केरियासिस, या इसी को हम राउंड वॉर्म के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो इसमें कौन सा ऑर्गन हमारा अफेक्ट होता है, इंटेस्टाइन होता है। इसके सिम्टम्स क्या है, इसमें हमारे अंदर ब्लीडिंग होगी, इंटरनल ब्लीडिंग इसको बोलेंगे। इसमें भी हमको फीवर आएगा, है ना, मसल्स जो रहेंगी आपकी मांसपेशी इसमें दर्द होगा, है ना, हमको एनीमिया हो जाएगा। सर एनीमिया क्या होता है,
खून की कमी, है ना, खून की कमी, या इसी को हम बोलते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एनीमिया। तो सर एनीमिया हो क्यों रहा, आप खुद बताओ। जब हमारे जो इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो इससे ब्लड तो निकलेगा कि नहीं, और ब्लड निकलता जाएगा तो हमारी बॉडी है 5 से 6 लीटर ब्लड, लेकिन धीरे धीरे निकलता जाएगा तो कम नहीं हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो हमको खून की क्या हो जाएगी, कमी। तो इसी वजह से हमको क्या हो गया, एनीमिया। ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, वही है ना, तो जो हमारे इंटेस्टाइनल पैसेज होते हैं वो ब्लॉकेज हो जाती है, इसमें एस्केरिसिस में। अब दूसरा देखते हैं एलिपेंथिसिस, तो ये होता है बुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई से या बुचेरिया मेलाई से, या इसी को हम बोलते हैं फाइलेरिया वर्म, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इनसे हमारे कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, इससे जो हमारी लिम्फ सिस्टम रहता है, लिम्फेटिक सिस्टम, इनमें जो वेसल्स रहती है तो ये अफेक्ट हो जाती है, इसमें सूजन आ जाती है ना। तो लिखा भी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर रिजल्ट इन ग्रॉस डीमॉर्फिलिटी लिम्स, है ना। लिम्स में भी कौन सा, ये अपना कौन सा लिम्ब है आपका, हाइंड लिम्स, ओके, सॉरी, ये आपका फोर लिम्ब है और इसको हाइंड लिम्ब बोलेंगे, या इसको हम अपर लिम्ब बोलते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर लिम्ब, है ना। तो मेनली अपन को लोअर लिम्ब से ध्यान रखना। तो आपका जो नीचे वाला एरिया रहता है ये क्या होता है, देखो ये कितना सूज गया है ना, स्वेलिंग आ गई ना इसमें। तो ये भी किसके कारण हुआ भाई, पैथोजन इसका बुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई या बुचेरिया मेलाई। तो इसकी वजह से जेनेटल ऑर्गन्स है ना, जैसे ये देखो ये टेस्टिस है, अभी टेस्टिस कितने इसके बहुत ज़्यादा लार्ज हो गए, है ना, और टेस्टिस लार्ज हो गए। अब टेस्टिस ही आपको पता है भाई कि यहाँ पर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर ये टेस्टिस इसके प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, मतलब इसकी ज़िंदगी क्या है, ख़त्म है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट की बात करें तो आ जाएगा आपका फंगल डिसीज। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, फंगल डिसीज। तो फंगल डिसीज की बात करें तो फंगल डिसीज में हम एक बीमारी देखने वाले हैं, रिंगवॉर्म, ओके। तो रिंगवॉर्म की बात करें तो रिंगवॉर्म में क्या है, तो इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो रिंगवॉर्म की बात करें तो ये 3 पैथोजन से होता है आपका, है ना, कौन सा, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। इसको याद रखने का तरीका है मैट रिंग, ओके, मैट रिंग। तो मैट एम फॉर माइक्रोस्पोरम, ई फॉर एपिडर्मोफाइटोन और टी फॉर ट्राइकोफाइटोन, और रिंग कहे तो रिंगवॉर्म, ओके। तो याद रख सकते हो। तो सर इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, तो इसमें हमको ड्राई एंड स्केली लेजन ऑफ इंटेंस ईचिंग, हमारी जो स्किन रहती है वो स्केली हो जाती है ना। देखो इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पर स्केल आपको लग रहा है ना, स्किन ड्राई, और हमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो यहीं पर तो मैट है, ये क्या है आपका, मैट, ओके। तो इसकी वजह से जो हमारा बॉडी पार्ट होता है ये क्या अफेक्ट होता है, तो इसमें स्किन, नेल या स्कैल्प, है ना। तो ये इसका रीज़न है। तो सर ये होता कैसे, तो हीट एंड मॉइस्चर मेक फंजाई राइव इन स्किन फोल्ड, है ना, स्किन फोल्ड, जैसे कि ग्रोइंस एंड बिटवीन द टो, जैसे कि जो हमारी पैर की उंगली है ना, तो यहाँ पर जो बीच में स्पेस रहता है तो यहाँ पर ये ग्रो करते हैं, है ना, जो फंजाई रहते हैं। या फिर जो ग्रोइन रीजन होता है ना, जो हमारा थाई रीजन रहता है, तो यहाँ पर भी क्या करते हैं भाई, ग्रो करते हैं। एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल एंड बिलोंगिंग टू द इफेक्ट इंडिविजुअल सच टॉवल्स, कॉम, क्लॉथ्स। तो हमको ये जो बीमारी ये फैलती है, जैसे कि सपोज दैट ये रामू है अपना, है ना, और ये क्या है अपना, श्यामू है। तो रामू को भाई रिंगवॉर्म थी, है ना, तो रामू की टॉवल का यूज किसने किया, श्यामू ने, तो श्यामू को भी क्या हो जाएगी, रिंगवॉर्म हो जाएगी, है ना। रामू की कंघी का यूज, जो कॉम्ब रहता है इसका यूज किसने किया, श्यामू ने, तो इसको भी रिंगवॉर्म हो जाएगी, है ना। या फिर रामू के कपड़े कौन पहनेगा, श्यामू, तो इसको भी क्या हो जाएगा, ये बीमारी हो जाएगा। तो ये इसकी पॉजिटिव रीजन। फिर इसके बाद देखते अपन प्रोटोजोअन डिसीज। तो ये लास्ट बीमारी है प्रोटोजोअन डिसीज। तो चलो प्रोटोजोअन डिसीज में हम 2 तरह की डिसीज देखेंगे। एक तो आ जाएगा आपका अमीबिसिस या अमीबिक डिसेंट्री, और दूसरा क्या आ जाएगा आपका मलेरिया, है ना। तो जो अमीबिसिस है, तो ये अमीबिसिस अपन को किसके कारण हुआ, एंट अमीबा हिस्टोल्टिका, किसकी वजह से, एंट अमीबा हिस्टोल्टिका। और अगर हम मलेरिया की बात करें तो ये प्लाज्मोडियम की कैटेगरी है ना। तो डिफरेंट कैटेगरी में इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो ये डिफरेंट कैटेगरी में आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखते हैं अमीबिसिस। तो अमीबिसिस या इसी को हम अमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं। इसका सिम्टम्स क्या है, सर इसमें हमको कॉन्स्टिपेशन होगा, है ना, और एब्डोमिनल पेन होगा और क्रैम्प्स। अच्छा 1-2 डिफरेंस मुझे आपको बताना था कि सपोज दैट ये हमारा लिवर है और ये आपका क्या है, स्टमक, है ना। तो अगर आपके यहाँ पर स्टमक में दर्द हो रहा है तो इसी को हम बोलते हैं स्टमक पेन, लेकिन ये पूरा जो एरिया रहता है यहाँ से लेके ये पूरा एरिया जो रहता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं,
एब्डोमेन, है ना। तो पेट दर्द, स्टमक पेन, लेकिन ये उधर गुहा का दर्द होता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर जो दर्द होता है ये दोनों रीजन में, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आएंगी, ऐंठन पड़ेगी, है ना। स्टूल विथ एक्सेसिव म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, है ना, जो हम फीकल मैटर निकालेंगे, पॉटी निकालेंगे, तो उनमें म्यूकस और साथ में क्या आ जाएगा, ब्लड भी आएगा क्लॉट के फॉर्म में। तो ये इसके सिम्टम्स है, किसके, डिसेंट्री के, अंगिक डिसेंट्री। इसमें सर कौन सा एरिया अफेक्ट हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, ध्यान रखना। अमीबिसिस में क्या हो रहा था आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन इसमें कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन। अब मलेरिया की बात करें तो ये प्लाज्मोडियम विवेक्स 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम एंड प्लाज्मोडियम, तो ये ओवेल। तो ये जो फैल्सीफेरम है ये ही आपका है, ये फैटल है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो एफ फॉर फैल्सीफेरम, एफ फॉर ध्यान रख सकते हो, फैटल, है ना, खतरनाक। तो इसमें कौन सा एरिया अफेक्ट होता है, आरबीसी, अभी बताऊंगा कैसे होता है। तो इसके सिम्टम्स क्या है, चिल एंड हाई फीवर, रिकरिंग 3 to 4 days, है ना। तो इसमें रिकरिंग फीवर होता है। और टाइफॉइड में क्या था, सस्टेन फीवर था। इफ नॉट ट्रीटेड कैन प्रूव टू बी फेटल, अगर हम मलेरिया को सही नहीं कराएंगे तो ये बहुत घातक हो सकता है, इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। ओके, तो अब हम देखते हैं इसकी साइकिल। तो इसको मैं साइकिल को समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। चल, तो यहाँ से इसकी साइकिल को अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ भाई, जो मच्छर है ना, तो मच्छर ने क्या करा, हमको वाइट किया, है ना। मच्छर ने हमको क्या किया भाई, वाइट किया। तो मच्छर क्या करेगा, जब वाइट करेगा तो इसके पहले, ये वाइट करने के पहले तो हमारी बॉडी पर बैठेगा, और फिर ये सिलाइवा डालेगा। ये क्या डालेगा, पहले थूकेगा हमारे स्किन पर, सिलाइवा डालता है। तो सिलाइवा में क्या रहते हैं सर, सिलाइवा में अभी बताऊंगा आपको, सिलाइवा में क्या होते हैं आपके, स्पोरोजोइड। तो ये पहले सिलाइवा डालेगा, स्पोरोजोइड, अब वो काटना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, ताकि ये जो स्पोरोजोइड है ये हमारी बॉडी के अंदर चले जाए। तो लिखा ना, व्हेन द मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन एंड स्पोरोजोइड आर इंजेक्टेड विथ वाइट। तो इन जो आपके बॉडी के अंदर क्या एंटर कर गया, ये स्पोरोजोइड, ये क्या हुआ सर, स्पोरोजोइड। सर स्पोरोजोइड इसके बाद कहाँ जाएंगे, तो ये जाएंगे आपके लिवर में। कहाँ पर जाएंगे, लिवर में। तो लिवर में ही क्या सर, लिवर में ही क्यों गया, है ना। तो लिवर की बात करें तो क्योंकि इसका जो वेट रहता है ये 1.5 kg रहता है ना। और ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ओके, अगर हम इसके वेट की बात करें तो आपको पता ही है 1.5 kg इसका वेट हो जाएगा। फिर दूसरी बात ये कि यहाँ पर इसको खाने को मिलता है ना, क्योंकि स्टोरेज है, तो यहाँ पर इसको खाने को मिलेगा, तो इसीलिए पहले इसने लिवर में अटैक किया। तो पैरासाइट या स्पोरोजोइड रीच लिवर थ्रू द ब्लड, ये ब्लड के थ्रू कहाँ पर पहुंचेंगे, लिवर। अब आपको पता है कि जो लिवर रहती है इसकी छोटी, अब लिवर क्या है आपका, अगर हम लिवर की बात करें तो लिवर क्या है आपका, एक ऑर्गन है। लिवर क्या है आपका, एक ऑर्गन है, और इसके अंदर क्या रहेगा, टिश्यू रहेगा, इसके अंदर क्या रहेगा, सेल रहेगा। तो सपोज अगर ये लिवर है तो लिवर में छोटी छोटी सेल है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, कोड के नाम से जानते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, कोड के नाम से जानते हैं। तो ये लिवर सेल पर अटैक करेगा, है ना। जैसे ये लिवर सेल है, देखो ये लिवर सेल है, तो ये स्पोरोजोइड इसके अंदर आ गया। अब लिवर सेल इसको पूरा ये इन्फेक्ट कर देगा, और उसके बाद इन्फेक्ट करके ये सेल को देखो इसने क्या कर दिया, वस्ट कर दिया, इसको सेल को क्या कर दिया, वस्ट कर दिया, और ये निकल जाएगा स्पोरोजोइड। अब ये क्या करेगा, न्यू सेल पे फिर से अटैक कर देगा, या तो न्यू सेल पर लिवर की, या फिर इसके बाद ये कहाँ पर चला जाएगा, आरबीसी में। तो लिखा है द पैरासाइट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली लिवर सेल एंड वस्ट द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड, है ना। तो इसने लिवर सेल को पूरा अटैक करके इसको इन्फेक्ट कर दिया। अब कुछ पैरासाइट आपके न्यू लिवर सेल में चले जाएंगे, और कुछ चले जाएंगे अब कहाँ पर, आरबीसी में। ओके, तो अब आ जाएंगे आरबीसी में, है ना। आरबीसी का शेप जो होता है राउंड एंड वाई कॉन्केव से होता है ना, इसका शेप राउंड एंड वाई कॉन्केव शेप। तो यहाँ पर आरबीसी ऐसी सेम प्रोसेस, आरबीसी सेल में ये एंटर कर जाएंगे। फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन स्टेज, मतलब ये अपने नंबर को बढ़ा लेंगे, और उसके बाद सेल को क्या कर देंगे, वस्ट कर देंगे। तो कुछ ये स्पोरोजोइड न्यू सेल में चले जाएंगे, और उसके बाद न्यू आरबीसी में चले जाएंगे। और उसके बाद क्या करता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पर लिखा है, पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल एंड वस्टिंग द रेड ब्लड सेल एंड कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स एंड रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट फ्यू न्यू आरबीसी। बोलाइए, अब इन्होंने क्या किया, आरबीसी में देखो आपको पता है कि आरबीसी में क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है आरबीसी के अंदर। अब जो हीमो है, हीम है, तो ये क्या है आपका आयरन पार्ट है,
है ना, और जो ग्लोबिन है तो ये क्या होता है आपका प्रोटीन पार्ट होता है। तो जो स्पोरोजॉइट रहता है तो ये क्या करता है, इस आयरन वाले पार्ट को तो ये खा नहीं पाएगा, तो इसके नेचर को खराब कर देता है। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे कि आयरन का इसने नेचर क्या कर दिया, खराब कर दिया भाई, बिगाड़ दिया, है ना। और प्रोटीन को इसने क्या कर लिया भाई, खा लिया, है ना। प्रोटीन को इसने क्या कर लिया, इंगल्फ कर लिया। तो हुआ का प्रोटीन तो चला गया, अब आयरन बचा, है ना। तो यहाँ से पहले हीमोग्लोबिन निकल रहा था, लेकिन जब इन्फेक्शन हुआ तो अब निकलेगा यहाँ से हीमोजॉइन। क्या निकलेगा, हीमोजॉइन। तो जब जब भी हमको हीमोजॉइन निकलेगा, जब जब, और तब तब हमको चिल एंड फीवर आएगा, चिल एंड फीवर। तो हमको ठंडी भी लगेगी, बुखार भी आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमको क्या आ रहा भाई, हीमोजॉइन, हमारी आरबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं है, हीमोजॉइन निकला, तो ये क्या है, चिल एंड फीवर के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अब इसके बाद जो आपका स्पोरोजॉइट है तो ये आरबीसी के अंदर चला जाता है, इस सेक्सुअल स्टेज कंप्लीट करता है, गैमेटोसाइट एंड डेवलपमेंट करेगा कहाँ पर, आरबीसी में, है ना। तो ये आरबीसी के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट इसने बना दिया। तो ये तो हमारा होस्ट हो गया, है ना, हम लोग होस्ट हो गए। क्योंकि अगर देखो मच्छर की बात करें तो यहाँ पर इसके दो होस्ट हैं, मच्छर की बात करें तो यहाँ पर इसके दो होस्ट हैं, कौन कौन से, तो एक है आपका प्राइमरी होस्ट और दूसरा क्या है आपके सेकेंड होस्ट। तो अगर हम स्पोरोजॉइट की बात करें तो स्पोरोजॉइट जैसे कि मॉस्किटो, स्पोरोजॉइट ये डेवलप कहाँ पर होता है, मॉस्किटो में, लेकिन इसका जो प्राइमरी होस्ट है तो ये इन्फेक्ट स्टेज है, वो क्या है, ह्यूमन है। मतलब ये कि जो स्पोरोजॉइट रहता है तो वो हमारे ह्यूमन के अंदर इन्फेक्टेड स्टेज कॉज कर रहा है। जबकि अगर हम सेकेंडरी होस्ट की बात करें तो सेकेंडरी होस्ट कहाँ पर बनाता है, ये मॉस्किटो के अंदर। लेकिन अगर हम गैमेटोसाइट की बात करें मीन्स आरबीसी, तो गैमेटोसाइट जो सेकेंडरी होस्ट के लिए इन्फेक्टेड स्टेज क्या है आपका, मॉस्किटो। जबकि अगर प्राइमरी होस्ट की बात करें तो ये कहाँ पर बनता है आपका, ह्यूमन, मतलब जस्ट अपोजिट है ये। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, अब जैसे ये कोई पर्सन है, देखो ये कोई पर्सन है तो इसके अंदर ये आरबीसी है ना, मतलब ये इन्फेक्टेड पर्सन, ये क्या है आपका, इन्फेक्टेड पर्सन है। अब नॉर्मल पर देखो, ये नॉर्मल ये मॉस्किटो है ना, तो नॉर्मल मॉस्किटो, तो इसने क्या किया भाई, इन्फेक्टेड पर्सन को काटा। ये मच्छर को अभी मलेरिया नहीं है, इस मच्छर को मलेरिया नहीं है, ये नॉर्मल वाला है ना। सर कौन सा नॉर्मल वाला, फीमेल मॉस्किटो, कौन सा, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो ये हमारे को काटेगा, और जैसे ही काटेगा तो हमारे अंदर ये जो गैमेटोसाइट है तो ये अब चले जाएंगे किस, कहाँ पर, मच्छर के अंदर। और मच्छर के अंदर जाएंगे तो हमारे जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट है तो ये मच्छर के अंदर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट के बाद ये क्या बनाएंगे, स्पोरोजॉइट बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, मच्छर के अंदर स्पोरोजॉइट। अब देखो मच्छर को के अंदर कुछ नहीं था, ये नॉर्मल मच्छर था, लेकिन इसने हमको जब काटा तो इसने भी क्या ले लिया, इसने अपने आप के अंदर स्पोरोजॉइट ले लिया। कहने का मीन्स ये कि ये भी इन्फेक्टेड हो चुका, कौन, मच्छर। तो लिखा है फीमेल मॉस्किटो टेकन अप गैमेटोफाइट विथ ब्लड मील। तो ब्लड जब ये ब्लड को सक करता है तो इसके द्वारा ये हमारे स्पोरोजॉइट को ले लेता है अपने अंदर। फिर लिखा है फर्टिलाइजन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो गट। तो आ गया ना कि दोनों का फर्टिलाइजन होगा, मतलब फीमेल एंड मेल जो गैमेट रहेंगे फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजन करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट के बाद क्या बनाएंगे, स्पोरोजॉइट बनाएंगे। तो स्पोरोजॉइट को फिर हम कहाँ पर स्टोर करेंगे, गट से स्पोरोजॉइट कहाँ पर आएंगे, आपके सिलाइवरी ग्लैंड में। तो सिलाइवरी ग्लैंड में क्या आ गए, आपके स्पोरोजॉइट आए गए। और उसके बाद जब मच्छर काटेगा तो फिर से वही, जब मच्छर जब काटता है तो सबसे पहले वो हमारी बॉडी पर क्या करेगा, सिलाइवा डालेगा, है ना, थूकेगा, और सिलाइवरी ग्लैंड में क्या है, स्पोरोजॉइट। तो फिर से वही कहानी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। फिर से जो हमारे स्पोरोजॉइट है लिखा रहा, mature infected stage sporozoite are escape from the gut and migrate to mosquito salivary gland। मतलब उन्होंने कहा कि पहले ये गट में थे स्पोरोजॉइट, लेकिन जब ये धीरे धीरे मेच्योर हुए तो गट से कहाँ पर आ गए, आपकी सिलाइवरी ग्लैंड में आ गए। और सिलाइवरी ग्लैंड के बाद जब मच्छर ने काटा तो फिर से वही कहानी फिर से आपकी क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी ना। तो ये थी आपकी कहानी। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो क्या ऑल फीमेल एनाफ्लीज मच्छर की काटने से मलेरिया होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, नहीं। अगर हम ऑल फीमेल एनाफ्लीज के मच्छर की काटने से मलेरिया होता है क्या, तो आपका आंसर क्या रहेगा, नहीं सर। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर सभी एनाफ्लीज मच्छर जो होते हैं तो सभी थोड़ी ना इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड तो वही है जिसके अंदर क्या है, स्पोरोजॉइट है। तो ऐसा एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज जिसके अंदर स्पोरोजॉइट है, वही ओनली मलेरिया कॉज कर सकता है, सभी मलेरिया कॉज नहीं कर सकते। तो ये भी आप इंपोर्टेंट है, ध्यान रख सकते हो। ओके,
तो ये अपनी साइकिल हो गई कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं। देखो मैंने आपको बता ही दिया कि जो लाइफ साइकिल होती है तो ये प्लाज्मोडियम कंप्लीट अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में करता है, मतलब इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने 2 होस्ट की जरूरत है। इसी को हम डायजेनेटिक बोलते हैं। तो प्राइमरी होस्ट क्या है आपका ह्यूमन है, और सेकेंडरी होस्ट क्या है आपका वेक्टर, और जिसको डिसीज होती है तो प्राइमरी होस्ट क्या है जिसको बीमारी हुई, और सेकेंडरी होस्ट क्या है आपका फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, मतलब जिसको डिसीज तो नहीं हो रही लेकिन ये डिसीज कराता है ना, डिसीज कराता है क्योंकि यही तो इन्फेक्शन फैलाएगा फिर, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये साइकिल है तो इसके रूप में भी आप कर सकते हो। चलो मैं इसको भी बता दे रहा हूँ, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो रफली इसको भी अपन नोट डाउन कर सकते हो कि प्लाज्मोडियम रिक्वायर्ड 2 होस्ट, तो सच इज अ प्राइमरी होस्ट या लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन में होता है। फिर यहाँ पर क्या रहेगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा आपका, एक मिनट, हाँ यहाँ पर क्या होगा आपका जो इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है तो ये हमको सबसे पहले वाइट करेगा ह्यूमन को। उसके बाद प्लाज्मोडियम एंटर कर जाएगा हमारी बॉडी में, है ना। तो स्पोरोजोइट क्या करेगा, इन्फेक्शन फैलाएगा, और ये स्पोरोजोइट क्या करेगा, एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करेगा लिवर सेल, तो लिवर सेल को पूरा वस्ट कर देगा, खराब कर देगा। उसके बाद ये अटैक करेगा किस पर, हमारी आरबीसी पर, तो आरबीसी में को पूरा खराब कर देता है। इससे क्या निकलेगा, हीमोजोइन निकलेगा, और ये टॉक्सिक सब्सटेंस होता है और यही हमारे अंदर फीवर को लाता है। फिर आरबीसी के बाद न्यू आरबीसी पर ये अटैक कर देता है और उसकी वजह से हमको चिल एंड हाई फीवर होता है, और इसी को हम बोलते हैं रिकरिंग फीवर। मतलब ये 3-4 दिन में ये फीवर फिर से आता रहता है। पता चला आज आया, मंडे को आया, अब 2 दिन नहीं आएगा, फिर से मतलब वेडनेसडे या थर्सडे से फिर से आने लगेगा, तो इसी को बोलते हैं हम रिकरिंग फीवर, है ना। तो सेकेंडरी होस्ट की बात करें तो सेकेंडरी होस्ट क्या, प्राइमरी होस्ट हम लोग हो जाएंगे, है ना। प्राइमरी होस्ट क्या हो गया, ह्यूमन हो गया। सेकेंडरी होस्ट की बात करें तो लाइफ साइकिल एंड मॉस्किटो। सेकेंडरी होस्ट मतलब जो मलेरियल साइकिल होता है मच्छर में ही कंप्लीट होता है। तो सेक्सुअल स्टेज या इसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। ये डेवलपमेंट होते हैं कहाँ पर, आरबीसी के अंदर। देखो डेवलपमेंट आरबीसी के अंदर है लेकिन इनफेक्ट कहाँ पर रहेंगे, मॉस्किटो के अंदर। तो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो टेक अप गैमेटोफाइट। अब जो फीमेल एनाफ्लीज, अच्छा ये नॉर्मल वाला है, ये क्या है आपका नॉर्मल वाला, तो ये क्या करेगा, गैमेटोफाइट को टेक करेगा। कब, जब हमारे अंदर ये हमको काटेगा, वाइट करेगा। तो पैरासाइट इंटर मॉस्किटो बॉडी। अब पैरासाइट ये मॉस्किटो बॉडी के अंदर क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा। अब फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट मॉस्किटो गट, तो यहाँ पर जो गैमेटोफाइट इंटर किए तो इनका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ना। सपोज एंड मेल एंड फीमेल गैमेट मच्छर के अंदर चले गए तो ये क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से क्या बनाएंगे, स्पोरोजोइट बनाएंगे। तो लिखा है मल्टीप्लाई टू फॉर्म स्पोरोजोइट, और स्पोरोजोइट को हम कहाँ पर स्टोर करेंगे, सिलाइवरी ग्लैंड में। तो ये थी हमारी पूरी कहानी। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है और यहाँ तक आपने देखा है तो आई थिंक समझ में तो आपको आया होगा, है ना। तो आपको क्या कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, राजसर पीसीआई, और आपके जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, बगल वाले हैं, तो उनको लिंक भेज देना है ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें। आपके जो मेट हैं, क्लासमेट हैं, या जो अदर स्कूल के हैं तो उनको भी भेज दो ताकि उनको भी ये बेनिफिट हो सके। ओके, तो मैं इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम के पहले पूरे चैप्टर अपलोड कर दूंगा। तो आपको क्या करना, बस रीड करना और उसको देखते रहना। अब आप क्या करो, इसके बाद एनसीईआरटी को जल्दी से लाइन टू लाइन रीड कीजिए। ओके, तो इससे भी आपका पूरा जो डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।